गुड मॉर्निंग बच्चों। मैट्रिक्स का हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज, ठीक है। पॉइंट वाइज जो भी हम स्टार बना के लिखेंगे उसको तुम लोग अच्छे से लिखते जाना। वही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा एनडीए में, स्टेटमेंट टाइप का। जल्दी जल्दी याद रहेगा, जल्दी जल्दी कर ले जाओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट होता है, बोर्ड के लिए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। यार राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, चलो कोई नहीं, ठीक है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ये सम ऑफ लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं ना। मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, वो कुछ ऐसे डिफाइंड है A11, ठीक है। खाली हम लीडिंग डायगोनल्स लिख रहे हैं A22, बाकी भी एलिमेंट होंगे, बस हमको मतलब सिर्फ इससे A33। ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है जिसमें ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इसी को बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, ठीक है। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसका बस सम तुम्हें कर देना है, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं ट्रेस ऑफ ए, ये लिखने का तरीका होता है। और इसमें हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ लीडिंग डायगोनल, यानी A11 प्लस A12 प्लस A33, A22 हो गया। ये है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन इसमें एनडीए में भी पूछा जाता है काफ़ी। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो भी तुम्हें याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस या माइनस दूसरा मैट्रिक्स है ना, यानी दो अलग अलग मैट्रिक्स दिए गए हैं, तुमको एक मैट्रिक्स ए दिया जाएगा और एक मैट्रिक्स बी दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी बताओ या फिर ट्रेस ऑफ ए माइनस बी बताओ, ठीक है। तो उन दोनों मैट्रिक्स को तुम्हें सम करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डिफरेंस करने की ज़रूरत है। जो भी तुमसे पूछा गया, अगर सम पूछा गया है तो दोनों का ट्रेस निकाल लो अलग अलग और उन दोनों का सम कर दो, यानी ट्रेस ऑफ ए और इनटू ट्रेस प्लस ट्रेस ऑफ बी। और अगर डिफरेंस पूछा गया है तो उन दोनों को माइनस कर दो। ये पहली प्रॉपर्टी। अगर ट्रेस ऑफ कोई कांस्टेंट इनटू एक मैट्रिक्स है तो उस कांस्टेंट को तुम बाहर कर सकते हो और फिर उसमें तुम जो भी ट्रेस ऑफ ए निकालोगे उसको मल्टीप्लाई कर दो उसमें, ठीक है। एक जो चीज लगती है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन वैसा होता नहीं है, इसलिए उसको भी हम लिख दे रहे हैं ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, ठीक है। ये जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये भी तुम्हें याद रखना है कि ऐसा नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है, स्टेटमेंट देते हैं कि बताओ इसमें से कौन सा गलत है, तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए सब चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तुम लोग एनडीए का जो PYQ उसमें देखना, ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। और ये बोर्ड के लिए शायद नहीं है, बोर्ड में नहीं है ये, ठीक है। तो इसको तुम मार्क कर लो कि जब बोर्ड का एग्जाम दोगे तो तुम्हें ये स्किप कर देना है, ठीक है। ये वहाँ पे स्किप कर देना जब बोर्ड के लिए तैयारी करोगे। तो ये है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये तुम्हें याद रखना कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। चलो ये हो गया ट्रेस। अब पढ़ते हैं मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में दो तरीके के होते हैं। जैसे हम लिखते जा रहे हैं वैसे ही तुम नोट्स बनाना, बहुत फायदा मिलेगा तुम्हें, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इसमें दो तरीके का होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इसमें दो तरीके का होता है, एक होता है स्केलर से और एक होता है मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से, ठीक है। एक होता है स्केलर और एक होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दोनों में बहुत फर्क है।
अब पहले हम पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब होगा, मान लो तुम्हें कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, ठीक है, वो है मान लो 3x3 का A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब इसमें तुमको निकालना है कि के ए की वैल्यू बताओ। ये कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट है। तो तुमसे पूछा गया कि के ए बताओ, तो तुम्हें करना क्या है, जितने भी एलिमेंट हैं अंदर सब में वही सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दो जो उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ है। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जितने भी अंदर एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। हमसे क्या बोला गया था, के से मल्टी, तो यहाँ पे भी के आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पे के, यहाँ पे के, यहाँ पे के, यहाँ पे, ये सब मल्टीप्लाई है के में, ठीक है, ये सब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मान लो कोई एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास ए, जिसको ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q, ऐसा, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ना हरदम डिफाइन नहीं होता, हरदम डिफाइन नहीं होता, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं जो उसको सेटिस्फाई करेगा तो समझ लो सही बात है, अदरवाइज गलत बात है। अब कंडीशंस क्या होती हैं उसके लिए अपन को ये हटाना पड़ेगा, इसी बगल में हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है। ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है m क्रॉस n, और जो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है p क्रॉस, फिर से लिख देना, एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q, ठीक है। एक मिनट फोन आ रहा है जरूर। तो यहाँ पे क्या है, P क्रॉस Q, ठीक है। अब अगर मान लो ए बी डिफाइंड है, तुम चाह रहे हो कि ए बी को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये तुम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो इफ एंड ओनली इफ पहले वाले मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है p क्रॉस q। ध्यान से देखना, p क्रॉस q, तो इसका जो नंबर ऑफ कॉलम वाला होगा यानी n पहले वाले मैट्रिक्स का, और दूसरे वाले का जो रो होगा वो दोनों बराबर होने चाहिए। यानी अगर ए बी डिफाइंड है तो तभी हो सकता है जब n बराबर क्या हो, p हो, ठीक है। तब तुम इस ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी ए और बी दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो
कहानी क्या है, जो पहले मैट्रिक्स लिखा होगा उसका कॉलम और जो बाद में मैट्रिक्स लिखा होगा उसका रो दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो वही होगा जो जिन दोनों नंबर का यूज नहीं किया। देखो पहले वाले में n यूज हुआ है, m नहीं यूज हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा m क्रॉस। दूसरे वाले में q नहीं यूज हुआ तो आ जाएगा m क्रॉस q। और जो मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस q। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि कब मल्टीप्लाई कर सकते हो, दूसरा ये कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो कितना होगा। इससे क्या होगा, मान लो तुमसे कभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पूछा जाएगा ना, तो ऑप्शन से तुम एलिमिनेट कर सकते हो कि भैया ऑर्डर तो यही आना चाहिए, और ऑप्शन में ऑर्डर इधर उधर सब लिखे रहते हैं, तो तुम्हें जो ये ऑर्डर दिखेगा एक दो ऑप्शन में वो कम से कम 50-50 में हो सकता है कि हाँ ऑर्डर अगर ऐसा है तो यही दोनों में कोई एक सही होगा, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। सिमिलरली अगर बी ए डिफाइंड है, जरूरी नहीं कि ए बी डिफाइंड है तो बी ए भी डिफाइंड हो। अब उसके लिए हमें फिर से वही करना है, जो पहला मैट्रिक्स लिखा होगा उसका कॉलम यानी P है ना, बी मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, Q है, सॉरी बी मैट्रिक्स जो है उसका कॉलम क्या है, Q है। वो Q जो है किसके बराबर होना चाहिए, अब Q बराबर होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर, और उसमें कितना है, M है, तो Q बराबर M होगा, तब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, P क्रॉस N, ठीक है। ऐसा यानी जब ए बी डिफाइंड होगा तो ऐसा होना चाहिए, जब बी ए डिफाइंड होगा तब ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, करेंगे कैसे वो बात की बात है, ठीक है। अभी सिर्फ हम ये सीख रहे हैं कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे तुम्हें याद रखना है, जो पहले मैट्रिक्स आएगा उसका कॉलम और जो बाद में मैट्रिक्स आएगा उसका रो दोनों बराबर होगा तो समझो तुम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सिंपल है, ठीक है। अभी हमने ये सीखा है कि हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी मल्टीप्लाई जो करेंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए हम दो अच्छे वो कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो एक मैट्रिक्स है मान लो ए, और वो है A11, A12, A13, फिर है A22, A23, A33, A31, A32, A33, ठीक है। और एक मैट्रिक्स है बी, आ गया मैम, आ गया मैम, आ गया, हाँ आ गया। उसके बाद है B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, ठीक। ये अब हमको ए भी मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है, तो बराबर ही होंगे पी और क्यू, ठीक। हमने जानबूझ के 3 क्रॉस 3 लिया है ताकि हमको दिक्कत ना है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे मेन काम है। अब जो यहाँ पे तुम्हें लिखना है ना, पहला ए मैट्रिक्स है और दूसरा बी। हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए वाले का रो यूज करेंगे और बी वाले का कॉलम यूज करेंगे हरदम। यानी अगर तुम्हें मान लो पहला रो लिखना है तो इस पहले रो में हमको ए के सारे एलिमेंट, जो ए में जितने रो, ए के रो में एलिमेंट है उनका काम पड़ेगा और बी के कॉलम का काम पड़ेगा।
यानी हम यहाँ पहला जो एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे वो आएगा A11, तो इसका मतलब है इसका पहला रो और इसका पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे हम लिख दे रहे हैं, मान लो अपन को यहाँ पे आएगा A11, A1 मतलब A से पहला रो और B से पहला कॉलम। दूसरा यहाँ एलिमेंट आएगा A12, तो A का पहला रो, B का दूसरा कॉलम। फिर आएगा A13, A का पहला रो, दूसरे का थर्ड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। अब इसको हम तुमको बताते हैं कैसे हो। अब हमको पता है कि यहाँ A11 आएगा तो पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम। ध्यान से देखना, ये है पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो और ये है पहले वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम, दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम। ठीक है, तो अब यहाँ से तुम्हें चलना है लेफ्ट टू राइट और यहाँ पे चलना है ऊपर से नीचे की तरफ। जो इसे नंबरिंग मिलेगा उसको सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे ये पहला नंबर पे पड़ा, इधर भी ये पहले नंबर पे पड़ा, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। A11 इंटू B11, फिर करेंगे प्लस, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये दूसरे नंबर पे पड़ा, इधर ये वाला दूसरे नंबर पे पड़ा, तो इधर आ जाएगा A12 इंटू B21। सिमिलरली फिर A13 इंटू B31, ये पहला एलिमेंट आया अभी, यानी ये क्या आया, A11 आया। यहाँ से यहाँ तक पूरा ये क्या है, A11 है। अब अपन को निकालना है A12। ठीक है, अब A12 मतलब क्या हुआ, पहला रो दूसरा कॉलम, तो रो तो यही रहेगा। ठीक है, कॉलम अब ये वाला बन जाएगा, तो इसमें भी वैसे मल्टीप्लाई करना जो पहले पड़ेगा। तो उधर से नंबरिंग में A11 फर्स्ट नंबर पे, इधर से B12 है, तो A11 इंटू B12 आएगा, फिर प्लस, फिर उधर से A12 है इंटू इधर से क्या है B22 है। ठीक है, और फिर प्लस इधर से क्या है A13 और उधर से क्या है B32, ये ऐसे ये आ गया A12 फिर A11। समझ गए ना, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना, सब नहीं मल्टीप्लाई करेंगे नहीं टाइम लग जाएगा। एक और कर देंगे, चलो लास्ट वाला कर देंगे, जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो कौन सा एलिमेंट होगा, यहाँ पे होगा A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ तो रो किससे उठाना हमको, मैट्रिक्स A से, यानी ये वाला रो यूज होगा, ये वाला। और कॉलम कौन सा यूज करना है, दूसरे वाले मैट्रिक्स का, वो कौन सा, फर्स्ट कॉलम, यानी ये वाला कॉलम। अब फिर से वही कर दो, पहला यहाँ पे क्या पड़ रहा है A31 और वहां पे क्या पड़ रहा है B11, प्लस फिर A32 और वहां पे क्या पड़ रहा B21, फिर प्लस A33 और वहां पे क्या पड़ रहा B31, ये आ गया तुम्हारा A31। ठीक है, फिर ऐसे करके A32 ऐसे निकाल देंगे। ये है तुम्हारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल करते हैं तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। मान ले रहे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 1 2 3 1 और एक मैट्रिक्स है B 1 1 -1 2 -1 0 0 1 4, ये मैट्रिक्स है। अब हमसे पूछा गया है AB बताओ अगर डिफाइंड है तो, BA बताओ अगर डिफाइंड है तो। ठीक है, AB मतलब पहले हम देख लें डिफाइंड है कि नहीं। A का जो ऑर्डर है वो कितना है, वो है 2 रो है और 3 कॉलम, यानी 2 क्रॉस 3, और इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, तो AB यानी इसका अगर AB डिफाइंड होगा तो AB में A का कॉलम 3 है, वो किसके बराबर, B के रो के, वो भी 3 है, ये तो डिफाइंड है, यानी AB डिफाइंड है। अब BA में B का कॉलम कितना है, 3, A के रो के बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब BA डिफाइंड नहीं है। तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, AB कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब हम AB निकालते हैं। AB कैसे आएगा, हमको पता है जो पहले लिखा है उसका रो और जो बाद में लिखा उसका कॉलम, यानी पहले आएगा A11, यहाँ पे आएगा A11 पहला रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, देखो ऐसे कर रहे हैं, 1 इंटू 1 ये दोनों मल्टीप्लाई हुए,
फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हुए और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, समझिए। तो 1 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 0 हो गया और 0 इंटू 1 हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 0 और 0 इंटू 1 0। अब दूसरा में क्या है, यानी ये पहला रो दूसरा कॉलम, तो रो तो यही रहेगा, बस ये जो वर्टिकल कॉलम है इसको अब इसमें कर दो। तो 1 इंटू 1, 0 इंटू -1 और 1 इंटू 1, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। डायरेक्ट हमने सम करके लिख दिया, 2 आ जाएगा, तुम लोग देख लेना। अब पहला रो तीसरा कॉलम, ये क्या है, तीसरा कॉलम है। तो 1 इंटू -1, 0 इंटू 0 और 4 इंटू 1, यानी -1 + 4 यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा रो की स्टार्ट कर रहे हैं, तो दूसरा रो पहला कॉलम, यानी अब रो ये वाला यूज करेंगे और कॉलम 1। तो इस बार यहाँ पे आएगा 1 इंटू 2, फिर आएगा 2 इंटू 3, फिर आएगा 0 इंटू 1, ऐसे में, ठीक है। यानी 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, फिर आएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, 1 इंटू 1 +1 हो जाएगा, फिर आ जाएगा -1 इंटू 2 यानी -2, 0 इंटू 3 यानी 0, 1 इंटू 4 यानी 4। ये आ गया मैट्रिक्स तुम्हारा, यानी कुछ ऐसा दिखने लगेगा। पहले में आ जाएगा पहला एलिमेंट 1, फिर 2 और फिर 3, इधर आएगा 6 और 2 8, इधर आएगा 2 - 3 1 यानी 0 और -2 + 4 यानी +2। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, यानी ये आ गया ए बी, और ये इसका ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 3, ये आना भी चाहिए, क्योंकि जो बचे थे दोनों वो क्या था, एक तो 2 बचा था इधर और एक इधर 3 बचा था, यानी जो ऑर्डर बचेगा, ऑर्डर आएगा वो 2 क्रॉस 3 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसके पहले ऊपर हमने क्या पढ़ा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। अब इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी हम देख ले रहे हैं कि क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। क्या होता है वो तो तुम्हें पता ही होनी चाहिए, एनडीए में क्या नहीं होता ये भी पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो क्या ये सही है, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो तुम्हें याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इन जनरल ए बी और बी ए ये दोनों बराबर नहीं होते, हो भी सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये दोनों बराबर होंगे ही। लेकिन एक बात और है, अगर तुमको पता चल जाए कि दो मैट्रिक्स ए बी हैं और दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तो 100% फिर ए बी बराबर बी ए होगा। लेकिन इफ ए बी बराबर बी ए, ध्यान से समझना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए एंड बी मस्ट बी डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान से देखना, अगर इफ ए एंड बी डायगोनल मैट्रिक्स है तो ए बी बराबर बी ए होगा, लेकिन अगर ए बी बराबर बी ए है तो उससे तुम ये नहीं बोल सकते कि ए बी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, एकदम 100% श्योर नहीं रह सकते, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से लिख लेना, यही तुमको काम देगा वहाँ एग्जाम में। दूसरा बात क्या है कि मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका पोजीशन चेंज नहीं होता। मान लो ऐसे लिखा है तो ए इसके पास जाएगा तो पहले ए लिखा जाएगा, बाद में बी लिखा जाएगा, और सी के पास पहुंचेगा तो पहले ए लिखा जाएगा, बाद में सी। इसको इधर उधर नहीं कर सकते ऑर्डर। मान लो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते बी प्लस सी और यहाँ पे ए आ जाता, तो अब ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, सी ए आएगा और फिर क्या आएगा, बी ए आ जाएगा। ऐसे पहले ए ऐसे जाएगा और फिर यहाँ पे जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारी प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लेना, बहुत दिक्कत होगी। किसी भी मैट्रिक्स में अगर तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी तुम उसको फिर से ए लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनली नल मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। तीसरी बात, अगर ए बी बराबर बी सी है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि ए बराबर सी है, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और
मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इसको ऐसे लिख दो कि ए नॉट इक्वल टू सी, हरदम नहीं हो सकता, हाँ हो भी सकता है, कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन फिर से इफ ए बराबर सी देन ए बी बराबर बी सी। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हुआ कि जो एलिमेंट का ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट का ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ए बी है बी सी, ये गलत हो गया। यहाँ पे तुम देखो इसको ऐसे लिखो, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी बराबर सी होगा, ऐसा अब सही लिखा होगा, ठीक है, ताकि सेकेंड स्टेटमेंट समझ में आए। इफ बी बराबर सी, अगर बी बराबर सी दिया गया है तब ए बी बराबर ए सी लिख सकते हो। ध्यान से देखो, उल्टा नहीं पॉसिबल है। अगर ऐसा दिया गया है तो ये पॉसिबल नहीं है कि बी बराबर सी हो, लेकिन अगर बी बराबर सी दिया गया है तो वो पॉसिबल है, फिर ए बी बराबर ए सी होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता हो रहा हो, बट यही तुम्हें ऐसे ही इन चीज़ों को ध्यान रखना है। स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर ए बी बराबर ए सी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी बराबर सी होगा, लेकिन अगर बी बराबर सी है तो 100% ए बी और ए सी वो बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, एक मैट्रिक्स ए को प्री मल्टीप्लाई किया गया। प्री मल्टीप्लाई मतलब बी में भी पहले मल्टीप्लाई किया गया है और सी में भी पहले मल्टीप्लाई किया गया है, यानी ये ए बी बन गया है और ये ए सी बन गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैट्रिक्स तुमको ए स्क्वायर निकालना है तो तुम उसमें क्या लिख देना, ए इंटू ए लिख सकते। अगर तुम्हें ए क्यूब निकालना पड़ जाए तो उसको तुम ए इंटू ए कर दो, ए स्क्वायर आ जाएगा, और फिर तुम चाहो तो ए स्क्वायर इंटू ए ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर तुम 3 बार डायरेक्ट ए मल्टीप्लाई कर दो तब भी ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल है। अगर ए की पावर m इंटू ए की पावर n है तो टोटल जो पावर है मैट्रिक्स में हो जाएगा m प्लस n, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको याद रखना। दूसरी बात क्या है, कभी भी अगर बहुत बड़े बड़े पावर पूछे जाते हैं मैट्रिक्स में तो एक सीरीज बनाता है, वो सीरीज तुम्हें, मान लो तुमसे पूछा जाए कि भैया एक मैट्रिक्स ऐसे दिया गया है और तुमसे पूछा जाए ए की पावर 10 की वैल्यू बताओ, या फिर ए की पावर 100 की वैल्यू बताओ, या फिर ए की पावर 2025 की वैल्यू बताओ, या फिर ए की पावर 2024 की वैल्यू बताओ, तो ये तुम क्या 10 बार थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे, इसको 100 बार नहीं मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2025 बार नहीं मल्टीप्लाई करोगे। इसमें तुम क्या करना है, तुमको ए इंटू ए निकालना है, यानी ए स्क्वायर निकल आएगा, फिर तुम चाहो तो ए क्यूब निकाल लो, फिर तुम चाहो तो ए की पावर 4, मैक्सिमम तुम्हें यहाँ तक जाना है। उसके बाद तुम्हें दिख जाएगा कि इसमें एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न मतलब क्या, कि यहाँ पे पहले 2 था, अब यहाँ पे 4 हो गया, अब यहाँ पे 6 हो गया है, वो समझ में आ जाएगा कि 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी हम गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आने वाला है। सिमिलरली इस पोजीशन पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, हो सकता है 2-3 कांस्टेंट ही रहे, यहाँ पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, अभी भी 1 है, यानी यहाँ पे भी 1 होगा, ऐसा करके बनेगा। तो फिर हम वो गेस करेंगे कि 2024 वाला जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा और उस पे कौन से पोजीशन पे क्या चेंज होगा। बात क्लियर है क्या? यहाँ पे हम इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाए और उसका आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो हम देख रहे हैं। पहला तो ये हो सकता है कि ए नल मैट्रिक्स रहा होगा इसमें और बी जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं रहा होगा। दूसरा, ए नल मैट्रिक्स ना रहा हो और बी नल मैट्रिक्स हो गया होगा, तब भी पॉसिबल है कि दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाए। तीसरा, ए भी नल मैट्रिक्स रहा हो और बी भी नल मैट्रिक्स रहा हो, तब भी पॉसिबल है कि प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ जाए। तीसरा, ए भी नल मैट्रिक्स ना रहा हो और बी भी नल मैट्रिक्स ना रहा हो, तब भी पॉसिबल है कि प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ जाए। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन उनको मल्टीप्लाई किया तो फाइनली क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। तो इसमें 4 केस पॉसिबल होंगे।
और ये चारों तुमको ऑप्शन में दिए जाएंगे और इसमें से कोई एक हटाया जाएगा। तुमसे पूछा जाएगा कि इन चारों में से कौन सा गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो या तो ये सही हो सकता है गिवन कंडीशन के हिसाब से, या तो ये सही हो सकता है, या तो ये सही हो सकता है, या तो ये सही हो सकता है। इन चारों में से कोई एक ही सही होगा। ठीक है, तो ये था अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और प्लस स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके क्वेश्चंस तुम लोग आर.डी. शर्मा से या फिर एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, थ्योरी का पोर्शन जो क्वेश्चन है वो थ्योरी वाले अटेम्प्ट कर लेना। बाकी कोई डाउट आए तो बताना। नेक्स्ट क्लास हम जब स्टार्ट करेंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन हम पहले स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे इस टाइप के, उसके बाद फिर हम थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। कल का भी थ्योरी वाला जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक तुमको मिलेगा। बोर्ड के लिए भी जैसे इंपॉर्टेंट है वो भी, और प्लस इसके लिए तो है ही है। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सब अच्छा होगा। बोर्ड के साथ साथ तुमको 100% हम सिलेक्शन करा ही देंगे।